स्क्रीन विजिबल है। सो हमारा चार्ट्स पढ़ के हो चुका है, डेटा मॉडलिंग पढ़ के हो चुका है, तो लास्ट टॉपिक जो बचता है पावर बीआई डेस्कटॉप का, दैट इज डैक्स। डैक्स का फुल फॉर्म होता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। एंड पावर बीआई का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर वन ऑफ द मोस्ट इंटरव्यू में पूछने जाने वाला जो टॉपिक है वो डैक्स के रिगार्डिंग ही होता है। जैसे हमने एक्सेल में फॉर्मूलाज पढ़े थे, वैसे ही सिमिलर पावर बीआई में भी होते हैं। तो डैक्स एग्जैक्टली क्या होता है? डैक्स का पहले तो फुल फॉर्म क्या है? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस इज अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इनेबल्स यूजर्स टू डिफाइन कस्टम कैलकुलेशंस इन पावर बीआई। मतलब क्या कि हमें अगर कुछ नया कॉलम ऐड करना है, नया कोई वैल्यूज फाइंड करना है, तो हम लोग डैक्स यूज करते हैं, ठीक है। अगर मुझे ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है, लास्ट ईयर से इस ईयर में कितना ग्रोथ हुआ है वो निकालना है, ईयर ऑन ईयर हर साल कितना ग्रो हो रहा है कंपनी, ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं, तो हम वो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो उन चीजों के लिए हम लोग डैक्स यूज करते हैं। It is not just a formula language but a complete analytical engine that allows for creating calculated columns and measures, applying aggregations and filtering, performing time intelligence calculations, managing relationship between tables। मतलब DAX यूज करके हम लोग ये सब चीजें कर सकते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, मेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, एग्रीगेशंस करा सकते हैं, फिल्टरिंग कर सकते हैं, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस मतलब ईयर ऑन ईयर क्या हो रहा है, मंथ ऑन मंथ क्या हो रहा है, मंथ टू डेट क्या हो रहा है, लास्ट ईयर इस मंथ में कितना हुआ था, उसके पहले साल इस मंथ में कितना हुआ था, इस साल इस मंथ में कितना हुआ है, उनका कंपैरिजन करना है, वो सारी चीजें। प्लस जो हमने डेटा मॉडलिंग में रिलेशनशिप्स देखे थे, वो हम लोग डैक्स के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हम लोग डैक्स के थ्रू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों बनता है ये डैक्स? क्योंकि इट एक्सटेंड्स द डिफॉल्ट पावर बीआई फंक्शनैलिटीज बाय अलाउइंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। इट enables dynamic calculations based on user interactions with reports. It helps optimize performance by allowing efficient data processing. It allows business logic implementation through custom measures and calculated columns। जो हमने इसके पहले बोला था वही, कि हम बहुत सारी चीजें जो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है वो कस्टमाइज कर सकते हैं, हमारे हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। जो वैल्यूज मुझे ढूंढना है वो मैं लॉजिक के हिसाब से ढूंढ सकता हूँ। उसी प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है डैक्स। यही सेम चीज तुम लोग एक्सेल पे करने जाओगे, पाइथन में करने जाओगे, वहां पर भी पॉसिबल है। लेकिन डैक्स के थ्रू क्या कर सकते हो तुम लोग? ये सारी चीजें पावर बीआई के अंदर ही तुम लोग क्रिएट भी कर सकते हो, विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो। तो दोनों काम कंबाइनली हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए डैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डैक्स के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं वैसे ही। पहला तो आता है सिंटैक्स, कि हम लोग किस वे से वो पर्टिकुलर फॉर्मूला लिख रहे हैं, फंक्शन लिख रहे हैं, वो होता है सिंटैक्स। फिर आता है डेटा टाइप्स, कि एग्जैक्टली जो फंक्शंस हमें यूज करना है उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, उसका आउटपुट में क्या डेटा टाइप मिलता है, ये सारी चीजें। सो डैक्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट डेटा टाइप्स व्हेन नेसेसरी। मतलब इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है जो हमने पाइथन में भी पढ़ा था, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। यहाँ पर इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाता है, लेकिन बट इट्स इंपॉर्टेंट टू हैंडल देम करेक्टली टू अवॉइड एरर्स। मतलब जहां पर नहीं हो रहा है वहां पर हमें खुद से एक्सप्लिसिटली भी उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर इवेल्युएशन कंटेक्स्ट, डैक्स कैलकुलेशंस डिपेंड ऑन इवेल्युएशन कंटेक्स्ट व्हिच डिटरमाइंस हाउ द फॉर्मूला इज अप्लाइड। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवेल्युएशन कंटेक्स्ट पता होना। तीन टाइप के इवेल्युएशन कंटेक्स्ट होते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड इसी वजह से बहुत ज्यादा डाउट्स भी आते हैं। इसी वजह से डैक्स फंक्शंस जो कैसे काम कर रहे हैं वो समझ नहीं पाते हैं लोग। तो इवेल्युएशन कंटेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि एग्जैक्टली जो कैलकुलेशन हो रहा है वो कौन से कंटेक्स्ट पे हो रहा है। अब कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है वो भी देखते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स। अ बेसिक डैक्स फॉर्मूला लुक्स लाइक दिस। सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे, कि मुझे जो भी कॉलम ऐड करना है तो कॉलम का नाम, मेजर क्रिएट करना है तो मेजर का नाम, वो आएगा। फिर इज इक्वल्स टू जो भी अपना फंक्शन का नाम देना है वो, और ब्रैकेट के अंदर उसके पैरामीटर्स। जैसे हम लोग पाइथन के अंदर भी करते थे, डेफ लिखने के बाद जो अपना फंक्शन बना है उसे कॉल करने के लिए सेम वैसे यूज करना है इसको। जैसे हमने एक्सेल के अंदर यूज किया था सम एफ, वैसे ही यहाँ पर भी यूज करना है। इज इक्वल्स टू सम लिखा, टेबल पास कर दिया, कॉलम का नाम पास कर दिया, सम मिल गया। सम इफ किया, कंडीशन पास किया, किसको ऐड करना है वो पास किया, एडिशन मिल गया।
तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा, लेकिन बस यहाँ पर डिफरेंट क्या है कि हमें पहले वो कहाँ स्टोर करना है वो लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख के रखा है कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू सम ऑफ सेल्स, टेबल का रेवेन्यू कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज देखोगे, इसका मतलब है कि ये सेल्स टेबल है एंड कॉलम का नाम रेवेन्यू। सेल्स टेबल के अंदर कॉलम रेवेन्यू। तो यहाँ पर भी मैंने लिख के रखा है कि टोटल रेवेन्यू, नेम है, नेम ऑफ द मेजर, सम अपना फंक्शन है, सेल्स टेबल रेवेन्यू कॉलम, कॉलम बीइंग सम। ठीक है, तो कभी भी कोई भी कॉलम एक्सेस करना है तो टेबल का नाम ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम ऐसे लिखना है तुम्हें। तो डैक्स सिंटैक्स में क्या क्या आता है? फंक्शंस, सम, एवरेज, मैक्स, मिन, कॉनकैट, टेक्स्ट जॉइन, ये सारे फंक्शंस आ जाएंगे। ऑपरेटर्स होते हैं कुछ, जैसे हमने पाइथन में भी पढ़े थे, प्लस माइनस इनटू, डबल एंड, डबल बार, स्लैश, डिवाइड, पैरेंथेसिस फॉर ग्रुपिंग कैलकुलेशंस, जो हम लोग ब्रैकेट यूज करते हैं, राउंड पैरेंथेसिस, एंड रेफरेंस टू टेबल्स एंड कॉलम्स, जो हमने यहाँ पर लिखा था, कॉलम का नाम। ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है डैक्स में। ये चार ही चीजें होती है, फंक्शंस, ऑपरेटर्स, पैरेंथेसिस एंड रेफरेंस टू टेबल्स और कॉलम्स। अब डेटा टाइप्स पावर बीआई में इतने टाइप्स के होते हैं। डैक्स ऑपरेट ऑन स्पेसिफिक डेटा टाइप्स विच इंक्लूड्स होल नंबर्स, जो हमने इंटीजर देखा था, इंट देखा था पाइथन में, डेसिमल नंबर्स जिसको यूजुअली फ्लोट बोला जाता है, बूलियन दैट इज ट्रू और फॉल्स, टेक्स्ट जिसको स्ट्रिंग भी बोला जाता है, डेट एंड टाइम, टेम्पोरल वैल्यूज एंड ब्लैंक। इतने ही डेटा टाइप्स के साथ हम लोग डैक्स ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इससे इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा टाइप्स पाइथन के अंदर, सॉरी, पावर बीआई के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पोस्टल कोड हो गया, जिप कोड हो गया, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन डैक्स सिर्फ इन पे ही चलता है। क्लियर है? डैक्स में हम लोग यही डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि डैक्स सिर्फ इन्हीं डेटा टाइप्स के लिए बनाया गया है। तो अब आते हैं लास्ट अपना टॉपिक, इवैल्यूएशन कंटेक्स्ट। तो मेजरली दो कंटेक्स्ट है, रो कंटेक्स्ट एंड फिल्टर कंटेक्स्ट। टेबल कंटेक्स्ट भी होता है, लेकिन मेजोरिटी यही दो होते हैं। रो कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है? अप्लाइड रो बाय रो इन कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड सम टेबल फंक्शंस। ईच रो इन टेबल इज कंसिडर्ड सेपरेटली। एग्जांपल ये दिया है हियर, द कैलकुलेशन हैपेंस फॉर ईच रो इंडिपेंडेंटली। इन शॉर्ट क्या है कि अगर किसी भी टेबल में हर रो के लिए अलग आउटपुट आ रहा है एंड वो अलग तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रो कंटेक्स्ट। एंड फिल्टर कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है? अप्लाइड व्हेन फॉर्मूला इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फिल्टर्स इन रिपोर्ट्स एंड और स्लाइसर्स। जैसे कि ये दिया है, filter context and row context can interact, which makes DAX calculations powerful but sometimes complex to understand. फिल्टर कंटेक्स्ट एंड रो कंटेक्स्ट कैन इंटरेक्ट, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं एक फिल्टर लगाता हूँ रो बाय रो वाला, कंटेक्स्ट यूज करता हूँ रो बाय रो वाला, एक यूज करता हूँ फिल्टर वाला, तो दोनों एक साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्या मतलब होता है इसका, थोड़ा देखते हैं प्रैक्टिकली। तो ये अपना डेटा है, मुझे अब क्या फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पे सेल्स है। तो ठीक है, हम लोग डायरेक्टली बस ये फाइंड करते हैं कि यूनिट सोल्ड यहाँ पर इतने यूनिट सेल किए हैं, वो डेटा है, और उसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है। तो हम इन दोनों का यूज करके कॉस्ट प्राइस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे कॉस्ट प्राइस क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर टेबल टूल्स में जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर इतने ऑप्शंस मिलते हैं, न्यू मेजर, क्विक मेजर, न्यू कॉलम, न्यू टेबल। ठीक है, तो जब न्यू मेजर या फिर मेजर अलग चीज होती है, कॉलम अलग चीज होती है, टेबल अलग चीज होती है। अभी हम लोग ट्राई करेंगे कॉलम क्रिएट करने का। कॉलम का नाम होगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, अब मुझे कॉस्ट प्राइस के लिए क्या चाहिए? यूनिट सोल्ड इनटू मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा यूनिट सोल्ड इनटू
मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट प्राइस, जैसे मैं अभी एंटर करता हूँ। अब ये जो कैलकुलेशन हो रहा है, ये हर रो के लिए अलग है ना। इस पर्टिकुलर फर्स्ट वाले रो के लिए उसने क्या किया, 1513 इंटू 3, ये आंसर आया। यहाँ पर 1006 इंटू 10, तो 10,060 आया। यहाँ पर 1725 इंटू 10, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आंसर आया। तो इसको क्या बोला जाता है कि रो बाय रो मुझे टेबल में अलग वैल्यू मिल रहा है, सही है ना। हर रो के लिए अलग वैल्यू मिल रहा है, तो इसी को क्या बोला जाता है, रो कंटेक्स्ट। रो बाय रो अलग वैल्यू मिल रहा है, रो बाय रो वो सेपरेटली इंडिविजुअली कैलकुलेट हो रहा है, इसी को बोला जाता है रो कंटेक्स्ट। एंड दूसरा जो होता है फिल्टर कंटेक्स्ट। अब फिल्टर कंटेक्स्ट का मतलब समझने के लिए हमने को न्यू मेजर क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं टोटल कॉस्ट नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ, मेजर बनाता हूँ, जहां पर मैं करूंगा सम, सम ऑफ, सम एक्स यूज करता हूँ। एंड सबसे पहले यहाँ पर जाएगा टेबल का नाम, फाइनेंशियल्स, कॉमा, यूनिट सोल्ड इनटू मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। सो यूनिट सोल्ड इनटू मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। तो अब यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट नाम का कोई भी कॉलम ऐड नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि टोटल कॉस्ट नाम का मैंने कॉलम ऐड किया ही नहीं था। हमने क्या बनाया था, उसका मेजर बनाया था। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर एक मेजर क्रिएटेड है टोटल कॉस्ट करके। तो हमें जाना है अब डेस्कटॉप पे, एक कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बना, 106 मिलियन। क्लियर है यहाँ तक, 106 मिलियन दिख रहा है। लेकिन अगर मैं सिमिलरली यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करता हूँ, टेबल में जाएगा प्रोडक्ट, हाँ चलो प्रोडक्ट, एंड यहाँ पर गया टोटल कॉस्ट। तो अब ये जो वैल्यूज है, ये चेंज हो गए ना। और ये किस हिसाब से चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है ना कि हर रो के लिए सेम ही है। ये अब क्या हो रहा है, ये जो हम लोग विजुअलाइजेशंस बनाते हैं, इसको बोला जाता है फिल्टर कंटेक्स्ट। कि मैंने यहाँ पर फिल्टर लगा दिया कि टोटल कितना है, 106 मिलियन, मुझे पता है 106 मिलियन ही है। यहाँ पर टोटल में भी आया 106 मिलियन। लेकिन मैं यहाँ पर फिल्टर क्या अप्लाई कर रहा हूँ कि हर प्रोडक्ट वाइज मुझे अलग अलग बताओ कि इस प्रोडक्ट के लिए कितना कॉस्ट कॉस्ट टोटल है, इस प्रोडक्ट के लिए कितना कॉस्ट है, इस प्रोडक्ट के लिए कितना कॉस्ट है, इसके लिए कितना, इसके लिए कितना, इसके लिए कितना। अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट हटा के सेगमेंट करता हूँ, अब अगेन चेंज हो गया डेटा, आंसर सेम है, टोटल सेम आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं फिल्टर लगा रहा हूँ, जैसे ही मैं डिफरेंट कॉलम्स यूज कर रहा हूँ, वैसे ही उनका आंसर चेंज होते जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो था, जो अपना कॉस्ट प्राइस मिला है, ये तो हर रो के लिए अलग ही है, ठीक है। यहाँ पर मैं फिल्टर कुछ अप्लाई नहीं कर रहा हूँ ना, यहाँ पर हर रो के लिए सेपरेटली इंडिविजुअली वो कैलकुलेट हो रहा है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है रो कंटेक्स्ट। और जब भी हम लोग कोई भी मेजर क्रिएट करते हैं, तो उसको बोला जाता है फिल्टर कंटेक्स्ट, क्योंकि हम यहाँ पर जो फिल्टर अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से वैल्यूज चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड क्या बोला था कि बोथ दी फिल्टर्स कैन इंटरेक्ट, बोथ दी कंटेक्स्ट कैन इंटरेक्ट, जैसे यहाँ पर लिखा था फिल्टर कंटेक्स्ट एंड रो कंटेक्स्ट कैन इंटरेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो क्या बनाया था हमने, क्या नाम था उसका, तो कॉस्ट प्राइस ना, एक टोटल कॉस्ट अपना ये है, क्या बोलते हैं उसको, मेजर बनाया था टोटल कॉस्ट नाम का, एंड सम कॉस्ट प्राइस नाम का मैंने कॉलम बनाया था, ठीक है। तो अब अगर देखोगे दोनों का डेटा सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉस्ट प्राइस है, सम ऑफ कॉस्ट प्राइस जो था, जो मैंने कॉलम ऐड किया था, इसको कौन सा कंटेक्स्ट लगा था, रो कंटेक्स्ट लगा था, मतलब हर रो के लिए अलग वैल्यू दे रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको विजुअलाइजेशन में ड्रैग किया, वैसे ही जो फिल्टर कंटेक्स्ट था वो भी अप्लाई हो गया। मतलब फिल्टर का जो स्लाइसर था, फिल्टर ने जो स्लाइसर लगाया था, वो भी यहाँ पर अप्लाई हो गया। क्लियर है, तो इसीलिए बोला जाता है कि दोनों इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। रो कंटेक्स्ट का जो भी स्लाइसर होता है,
फिल्टर कंटेक्स्ट का जो भी स्लाइसर होता है वो रो कंटेक्स्ट वाले फंक्शन पे अप्लाई हो सकता है। मतलब सम एक्स से जो हमने ऐड कॉलम किया था, उस एडेड कॉलम पे भी हम लोग फिल्टर का कंटेक्स्ट लगा सकते हैं या फिर फिल्टरिंग कर सकते हैं यूजिंग फिल्टर कंटेक्स्ट। क्लियर है यहां तक? फिर टाइप्स ऑफ डैक्स कैलकुलेशन, तीन टाइप के डैक्स कैलकुलेशंस होते हैं। सबसे पहले आएगा कैलकुलेटेड कॉलम्स, जहां पर हम लोग कॉलम्स ऐड करते हैं। क्रिएटेड एट द कॉलम लेवल इन अ टेबल, स्टोर्ड फिजिकली इन द डेटा मॉडल, इवेल्युएटेड रो बाय रो बेस्ड ऑन रो कंटेक्स्ट। जैसे मैंने अभी बोला, जो हमने ऐड कॉलम्स किया था, वो कौन सा कंटेक्स्ट था? रो कंटेक्स्ट था। और वो, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज स्टोर्ड फिजिकली इन द डेटा मॉडल। यूजुअली तुम्हें बहुत बार पूछा जाएगा ये कि कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो कैलकुलेटेड कॉलम्स सबसे पहले कॉलम लेवल पे क्रिएट किए जाते हैं और वो फिजिकली स्टोर होते हैं, और वो रो कंटेक्स्ट से क्रिएट किए जाते हैं। ये तीन पॉइंट्स है अपने कैलकुलेटेड कॉलम्स के लिए। ठीक है, कब यूज करना है? व्हेन वैल्यूज नीड टू बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज, बार बार अगर मुझे यूज करना है। तो इससे अच्छा कि मैं बार बार उसको कैलकुलेट करूं, एक बार कैलकुलेट करके छोड़ दूंगा डेटा। व्हेन कैलकुलेशंस मस्ट बी यूज्ड इन द रिलेशनशिप और सॉर्टिंग, मतलब उस टेबल को, उस कॉलम को मुझे बार उसके बाद भी यूज करना है, इस चीज के बाद भी यूज करना है, तो हम लोग यूज करेंगे कैलकुलेटेड कॉलम्स को। और कब यूज नहीं करना है? अगर बहुत ज्यादा स्टोरेज क्रिएट कर रहा है, बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा है अगर मेरा कॉलम, तो ट्राई करेंगे हम लोग कि कैलकुलेटेड कॉलम्स ना बनाए। फिर आता है मेजर्स। मेजर्स आर क्रिएटेड एट द रिपोर्ट लेवल एंड नॉट स्टोर्ड इन द टेबल। ठीक है, रिपोर्ट लेवल पे बनाए जाते हैं और टेबल में स्टोर्ड नहीं होते हैं वो, मतलब फिजिकली जगह नहीं लेते हैं वो। इवेल्युएटेड डायनामिकली बेस्ड ऑन फिल्टर कंटेक्स्ट, जैसे ही हम लोग अपना फिल्टर चेंज करेंगे, जैसे ही हम लोग, जो मैंने अभी टेबल दिखाया था, प्रोडक्ट्स हटा के मैंने जैसे ही सेगमेंट डाल दिया, तो उसने वैल्यू चेंज किया ना, तो उसी को क्या बोला जाता है? इवेल्युएटेड डायनामिकली बेस्ड ऑन फिल्टर कंटेक्स्ट। मैं जो भी फिल्टर कंटेक्स्ट अप्लाई करूंगा, उसके बेसिस पे डायनामिकली वैल्यूज चेंज होंगी। फिर ये कब यूज करना है? व्हेन परफॉर्मिंग एग्रीगेशंस एंड डायनामिक कैलकुलेशंस इन रिपोर्ट्स, व्हेन यू वांट फॉर्मूलाज टू रिस्पॉन्ड डायनामिकली टू फिल्टर्स एंड स्लाइसर्स। इन शॉर्ट इतना याद रखो, जब भी एग्रीगेशन करना है, एग्रीगेशन का मतलब क्या है? सम, मिन, मैक्स, मोड, मीडियन, एवरेज, ये सारी चीजें जब करनी होती है, तब हम लोग प्रेफर करते हैं मेजर ओवर कैलकुलेटेड कॉलम्स। कैलकुलेटेड कॉलम्स के अलावा हम लोग प्रेफर करते हैं कि ये सारी एग्रीगेशन के ऑपरेशन जो है, वो मेजर से किए जाए। ठीक है, तो एक सिंगल वैल्यू जब स्टार्टिंग में बनता है तो उसे बोलते हैं मेजर। जब एक पूरा का पूरा कॉलम ऐड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैलकुलेटेड कॉलम्स। कैलकुलेटेड कॉलम स्टोर होते हैं फिजिकली मेमोरी में, मेजर स्टोर नहीं होते हैं फिजिकली कहीं पे भी। और ये कैलकुलेटेड कॉलम्स कौन से कॉन्टेक्स्ट फॉलो करते हैं? रो कंटेक्स्ट फॉलो करते हैं। एंड मेजर्स कौन सा कंटेक्स्ट फॉलो करते हैं? फिल्टर कंटेक्स्ट। क्लियर है यहां तक? ये याद रखो, बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स, ये पूछा जाएगा। फिर थर्ड एंड लास्ट होता है अपना कैलकुलेटेड टेबल्स, क्रिएटेड विद इन द पावर बीआई मॉडल यूजिंग DAX, stored as a physical table in the dataset, evaluated only once when the data is refreshed। मतलब क्या कि जो अपना टेबल कैलकुलेटेड कॉलम्स था, वो जितने बार हम लोग वो कोड को रन करेंगे, उतने बार वो रन होगा। लेकिन कैलकुलेटेड टेबल का वैसा नहीं है, एक बार अगर वो रन हो गया, तो जब तक हम लोग रिफ्रेश नहीं कर देते, तब तक वो वैसा का वैसा रहेगा। मेन डिफरेंस क्या है मेजर्स, कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड कैलकुलेटेड टेबल्स में? स्टोरेज, मेजर्स नॉट स्टोर्ड, कंप्यूटेड एट रन टाइम, और बाकी दोनों स्टोर किए जाते हैं। मेजर्स फिजिकली स्टोर नहीं होते हैं, जगह नहीं खाते हैं वो, और बाकी दोनों जगह खाते हैं। इवेल्युएशन कंटेक्स्ट वर्क्स एट द रिपोर्ट लेवल, एग्रीगेटेड। इन शॉर्ट इसका फिल्टर कंटेक्स्ट होता है। कैलकुलेटेड कॉलम्स वर्क्स एट रो लेवल पर रिकॉर्ड, मतलब रो कंटेक्स्ट हो गया। वर्क्स एट टेबल लेवल, अगेन रो कंटेक्स्ट बोल सकते हो इसको। फिर परफॉर्मेंस मेजर्स आर फास्टर एज दे आर कंप्यूटेड ओनली व्हेन नीडेड, जब हमें जरूरत होती है तभी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तभी ये कैलकुलेट होता है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा फास्टर होता है। कैन स्लो डाउन परफॉर्मेंस इफ ओवर यूज्ड, अगर मैंने बहुत ज्यादा कॉलम्स ऐड कर दिए, तो परफॉर्मेंस कम कर देगा, क्योंकि स्पेस बहुत बढ़ जाएगा, तो वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा लोग। फिर डिपेंड्स ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। अब कैलकुलेटेड कॉल टेबल जो है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है खराब है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है अपने
कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल। वो टेबल बनाने के टाइम हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कौन से क्या बोल सकते हो यहाँ पे फंक्शंस यूज कर रहे हो कौन से, उस सब पे डिपेंड करता है कि कैलकुलेटेड टेबल का परफॉर्मेंस अच्छा होगा या खराब होगा। यूज केसेस क्या है, समराइज्ड वैल्यूज, केपीआईज, एग्रीगेशंस, इन सब के लिए यूज किया जाता है मेजर को। क्रिएटिंग न्यू फील्ड्स फॉर फिल्टरिंग एंड टेक्निक्स, इन शॉर्ट एक नया कॉलम ऐड करना है तो हम लोग यूज करेंगे कैलकुलेटेड कॉलम्स को। एंड क्रिएटिंग न्यू टेबल्स बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग डेटा, अगर ऑलरेडी डेटा है हमारे पास उसके उसका यूज करके अगर मुझे नया टेबल बनाना है तो हम यूज कर सकते हैं कैलकुलेटेड टेबल्स का। क्लियर है? तो यहाँ पर डैक्स ऑप्टिमाइजेशन के कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जिसमें कि सबसे पहले आता है यूज मेजर्स इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटेड कॉलम्स। जहां पर भी पॉसिबल हो वहां पर कॉलम्स के बजाय मेजर्स बनाया करो। ठीक है, वो ज्यादा बेटर पड़ता है। फिर मिनिमाइज यूज ऑफ इटरेटर्स। इटरेटर्स का मतलब होता है ऐसे फंक्शन जिनके लास्ट में एक्स लिखा हो। तो सम एक्स हो गया, एवरेज एक्स हो गया, मिन एक्स हो गया, मैक्स एक्स हो गया। ये सारे फंक्शन जिनके पीछे एक्स लगा है उनको उनका यूज कम करना है। ठीक है, काम सही करते हैं ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। एंड ऑल्सो उनका प्रोसेसिंग भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर रिड्यूस कार्डिनलिटी, हाई कार्डिनलिटी कॉलम्स, इंक्रीज मेमोरी यूसेज, इफ पॉसिबल कैटेगराइज डेटा विद इनटू फ्यूअर ग्रुप्स। ऑप्टिमाइज रिलेशनशिप्स, अवॉइड अननेसेसरी रिलेशनशिप एंड यूज द स्टार स्कीमा इंस्टेड ऑफ कॉलम्स, इंस्टेड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल। क्लियर है? मतलब इन शॉर्ट हम लोग कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल करने के बजाय हम लोग प्रेफर करेंगे कि स्टार मॉडल यूज करना। फिर अवॉइड यूजिंग कैलकुलेट अननेसेसरीली। कैलकुलेट नाम का भी एक फंक्शन होता है, वो भी बहुत बार बहुत इजीली यूज करना छोड़ो। लेवरेज टाइम इंटेलिजेंस, हम हमारे जो फॉर्मूलाज होते हैं वहां पर टाइम इंटेलिजेंस के भी कुछ फंक्शंस होने ही चाहिए। यूज वेरिएबल्स इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग कैलकुलेशंस, कैन वेर यूज वेयर टू स्टोर वैल्यूज एंड रीयूज देम। ठीक है, इन शॉर्ट क्या कि जैसे हम लोग पाइथन में वेरिएबल्स यूज करते हैं, उनको स्टोर करते हैं टू यूज देम फर्दर, वैसे ही सेम चीज हम लोग डैक्स के अंदर भी कर सकते हैं यूजिंग वेर एंड रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर वेर लिखा है मतलब दो वेरिएबल्स बना के रखे हैं। ये मेन वेरिएबल है मेरा प्रॉफिट मार्जिन, उसमें उसका हेल्प से या तो मैं टेबल बनाऊंगा, या तो मैं कॉलम बनाऊंगा, या तो मैं मेजर बनाऊंगा। और ये जो नीचे वेर है ये एज ए वेरिएबल काम कर रहा है, जिनका काम इसी के यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा, उसका बाद में कुछ काम नहीं रहेगा। फिर क्या चैलेंजेस आते हैं, अंडरस्टैंडिंग कंटेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है कि रो कंटेक्स्ट है या कॉलम कंटेक्स्ट है वो समझ में नहीं आता है, सॉरी कॉलम नहीं फिल्टर कंटेक्स्ट है वो समझ में नहीं आता है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। फिर हैंडलिंग ब्लैंक एंड नल वैल्यूज। डैक्स डैक्स ट्रीट्स मिसिंग वैल्यूज डिफरेंटली देन जीरो। मतलब जीरो को अलग से ट्रीट करेगा एंड ब्लैंक को अलग से ट्रीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसे लिखा है 1 2 3 ब्लैंक, तो इसका अगर मीन निकालने जाऊंगा तो वो क्या होगा, 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3, ये उसका एवरेज होगा। लेकिन वही अगर ऐसे लिखा हुआ 1 2 3 0, तो ये चार एलिमेंट्स है, तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा, मैं 1 + 2 करूंगा, 2 + 3 करूंगा, 3 + 4 करूंगा, एंड देन उसको डिवाइड बाय 4 करूंगा, तब मुझे एवरेज मिलेगा। ये क्या होता है, नल वैल्यूज को कैसे ट्रीट करते हैं वो, एंड जीरोस को कैसे ट्रीट करते हैं, नॉर्मली ब्लैंक। ब्लैंक कंसिडर ही नहीं करते ना जीरोस को। जीरोस को ऐड करें कहाँ पे, अगर वही एवरेज निकाल मीन क्या नहीं करेंगे, यहाँ पर बस लिखा है, या तो हमें हमें अगर कुछ करना रिप्लेस यूज करके जीरो को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वही कर सकते हैं। तो कई जगह पे क्या होता है, हमें जीरो नहीं देखना, जीरो भी देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एवरेज सेल्स देखना है, तो हो सकता है कि मेरा 3 दिन बहुत बढ़िया सेल हो रहा हो, सैटरडे संडे मंडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे संडे, मेरा 3 3 लाख का सेल हो रहा है, एंड बाकी के सभी महीने में मेरा बस 500 का बिजनेस है। तो ये क्या बनेगा, 3000 हो गया 3 साल से, एंड कितना बचा, 500, 1800 बचेगा ना। बोलो
क्या है? कैसे आया 1800? 3000 कैसे आया? क्या बोला था मैं? 3 लाख। ठीक है, चलो 3 लाख कर देते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी शॉप का एक महीने का रेवेन्यू या फिर तीनों महीने में 3 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है, और बाकी के मंथ्स में ओवरऑल उसका 1,80,000 हो रहा है, मतलब मे बी ये हो रहा है फॉर दिसंबर, जैन एंड फेब, बाकी के दिन ऐसे हो रहा है 10,000, 0, 0, 20 के, 30 के, 50 के, देन 1.2 lakhs, ऐसे अगर कुछ डेटा है, ठीक है, तो अब अगर मैं एवरेज निकालने जाऊंगा तो मुझे ये जीरो को भी तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना, कि भाई किसी दिन जीरो भी आया था तो मुझे एवरेज उसके हिसाब से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन ये जो है वो भी वही करता है कि जीरो को वो एज अ नंबर ट्रीट करेगा एंड ब्लैंक को एज अ नंबर ट्रीट नहीं करेगा। ब्लैंक उसको लगेगा कि ये क्या वैल्यू है, मुझे नहीं पता। क्लियर है? फिर परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स यूज inefficient DAX functions can using inefficient DAX functions can slow down report performance. फिर complex nested calculate expressions, too many nested calculate functions that are too many nested calculate functions can make formulas difficult to debug. इन शॉर्ट क्या है कि डैक्स फंक्शन कभी कभी स्लो डाउन कर देते हैं, कुछ डैक्स फंक्शन जैसे कि हमने पहले पढ़ा था सम एक्स, या फिर इन शॉर्ट इटरेटर फंक्शन जिनके लास्ट में एक्स होता है, तो वो थोड़ा स्पीड कम कर देते हैं, तो वो यूज करना अवॉइड करना है। फिर कॉम्प्लेक्स नेस्टेड कैलकुलेशन एक्सप्रेशंस, नेस्टेड एक्सप्रेशंस को, नेस्टेड फॉर्मूलाज को यूज करना चालू कर दो, बस। तो डैक्स इतना ही है। ओवरऑल ओवरव्यू, अभी तक अपने को फंक्शंस नहीं पढ़ना स्टार्ट किया हमने, ठीक है, ये बस ओवरव्यू था। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ऑपरेटर्स इन डैक्स, एग्जैक्टली कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। तो टोटल 5 टाइप के ऑपरेटर्स है, इसमें से फोकस अपने को 4 पे ज्यादा करना है। अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, टेक्स्ट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अपना अर्थमेटिक। दीज ऑपरेटर्स परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जो हम लोग पाइथन में करते थे, एक्सेल में करते थे, सेम चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पर प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड एंड एक्सपोनेंट, ये सारी चीजें तुम लोग कर सकते हो। तो एक्सपोनेंट भी प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये सब तो पता ही होगा। एक्सपोनेंट का मतलब होता है रेस टू, मतलब अगर मैंने ये लिखा सेल्स अमाउंट रेस टू 2, एक्सपोनेंट 2, इसका मतलब क्या, कि वो उसका स्क्वायर होके मिलेगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25। 5 इंटू 5 6 होगा, तो 6 इंटू 6 36। 8 होगा तो 8 इंटू 8 64। क्लियर है? इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। फिर बी कॉशियस विद द स्लैश ऑपरेटर एज डिवीजन बाय जीरो कैन कॉज एरर्स, यूज डिवाइड इंस्टेड ऑफ स्लैश। इन शॉर्ट क्या, कि जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक क्राइटेरिया होता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं जाना चाहिए। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि जीरो जा सकता है, तो प्रेफर करो कि डिवाइड यूज करने के बजाय, सॉरी, स्लैश यूज करने के बजाय डिवाइड नाम का फंक्शन ही यूज कर लो। तो वहां पर क्या होता है, अगर देखोगे तो सेल्स, टोटल सेल्स, कॉमा सेल्स क्वांटिटी, कॉमा जीरो। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इस कॉलम को, सेल्स टेबल को क्वांटिटी से डिवाइड करो, और अगर क्वांटिटी जीरो होता है कभी, तो वो तो एरर देगा। तो जीरो आने के बाद एरर देने के बजाय जीरो प्रिंट कर दो। ये बता रहा है ये पर्टिकुलर फॉर्मूला। फिर आता है अपना कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कंपेयर वैल्यूज एंड रिटर्न बुलियन रिजल्ट्स, ट्रू है या फॉल्स है वो बताएगा सिर्फ। तो यहाँ पर जैसे हमने पाइथन में देखा था वैसे ही सारे फॉर्मूलाज है, बस एक फॉर्मूला अलग है, नॉट इक्वल टू का, ठीक है, और इक्वल्स टू का भी। तो यहाँ पर हम लोग सिंगल इज इक्वल टू से इक्वल्स टू कर सकते हैं, डबल इज इक्वल्स टू से, डबल इज इक्वल्स टू यहाँ पर नहीं होता है, वो पाइथन में होता है। सिंगल इज इक्वल्स टू से अपना इक्वल मैचिंग होगा। फिर ये जो ओपन क्लोज या फिर ग्रेटर देन, लेस देन के सिंबल से इनको कंबाइनली यूज करोगे तो नॉट इक्वल टू की तरह काम करेगा। फिर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं।
फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं तीन ही चीज, एंड, और, एंड नॉट। तो सबसे पहले देखते हैं एंड। तो एंड क्या करता है? रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू करेगा जब उसके अंदर जितने भी हमने वेरिएबल्स पास किए उनका आउटपुट सबका ट्रू है, तभी ट्रू देगा। सब अगर ट्रू है तो ट्रू देगा, एक भी अगर फॉल्स हो गया तो फॉल्स देगा। सिमिलरली ये जो वर्टिकल बार्स है इनको हम लोग बोलते हैं और क्या होता है कि ट्रू तभी देता है जब एटलीस्ट एक चीज ट्रू हो। मतलब मैंने पांच कंडीशंस पास किए, पांच में से एक भी नहीं बची, तो फिर वो और ट्रू पास नहीं करेगा। लेकिन पांच में से एटलीस्ट एक भी तो बच गई, तो वो ट्रू पास करेगा। एंड नॉट क्या करता है? बस अपोजिट करता है, ट्रू है तो फॉल्स करेगा, फॉल्स है तो ट्रू करेगा। फिर टेक्स्ट ऑपरेटर्स। टेक्स्ट ऑपरेटर में एक ही होता है एंड, विच इज यूज्ड एज कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। तो यहाँ पर अगर मुझे एक से ज्यादा टर्म्स को ऐड करना है एंड पूरे कॉलम में ऐड करना है, तो हम लोग ये एंड यूज कर सकते हैं। एंड स्पेशल ऑपरेटर्स में आते हैं इन, एक्सेप्ट, इंटरसेक्ट एंड यूनियन। इनका मतलब है वैल्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं वो देखना, जैसे हमने पाइथन में पढ़ा था सेम वैसे ही ये लॉजिक है इसका। एक्सेप्ट का काम है रिटर्न द वैल्यूज फ्रॉम द वन टेबल दैट आर नॉट इन द सेकंड टेबल। मतलब ऐसे वैल्यूज देना जो कि फर्स्ट टेबल में तो है लेकिन सेकंड वाले में नहीं है। ये शायद तुमने एसक्यूएल में भी पढ़ा होगा। इस टाइप के जॉइन को क्या बोलेंगे? रिटर्न्स वैल्यूज फ्रॉम द वन टेबल दैट आर नॉट इन अनदर टेबल। इसको भी देखो, ऐसा लगता है इनर जॉइन है। रिटर्न रोज फ्रॉम टेबल ए दैट आर नॉट इन टेबल बी। म्हणजे काय तुमचा जर असा रिटर्न रोज फ्रॉम टेबल ए दैट आर नॉट इन टेबल बी, फक्त एवढा पार्ट कोणता होता? कौन सा जॉइन था ये? Left. लेफ्ट। Nothing. लेफ्ट रोज और नॉट मैचिंग रोज फ्रॉम राइट टेबल। हाँ. ठीक है, तो लेफ्ट एंटी का काम करता है एक्सेप्ट वाला। इंटरसेक्ट मतलब दोनों के कॉमन वैल्यूज, मतलब इन शॉर्ट इनर जॉइन बोल सकते हो काइंड ऑफ। यूनियन मतलब दोनों का डेटा कंबाइन हो जाता है, मतलब काइंड ऑफ आउटर जॉइन बोल सकते हो, या फिर इन शॉर्ट समझ लो कि सारा डेटा अपना जॉइन हो जाएगा। तो और लास्ट में पैरेंथेसिस होता है, जो कि हम लोग क्लब करने के लिए, फंक्शंस को ग्रुप करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इतने ही सारे ऑपरेटर्स है और ये होता है उनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। यूजुअली पहले पैरेंथेसिस होगा, फिर एक्सपोनेंशियल होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किया जाएगा, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, देन लॉजिकल, देन देन लॉजिकल ऑपरेटर्स सारे। क्लियर है? बस इतना ही अभी के लिए। क्या करो कि ये जो सारे अपने ऑपरेटर्स हैं वो सारे यूज करके देख लो। फिर कल हम स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली डैक्स के बारे में पढ़ना कि कितने टाइप के डैक्स के ऑपरेटर्स हैं, कैटेगरीज क्या है और उसके अंदर कौन से फंक्शंस आते हैं। क्लियर है? अब जो पढ़ा उसमें कुछ डाउट है पहले ये बताओ। नहीं है? फिर कर लो फिर बताओ। Night. Bye bye.